नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच शांति और सहमति की नई पहल की। दीपावली के मौके पर दोनों सेनाओं के बीच मिठाइयों के आदान प्रदान की। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर संबंधों की इस नई प्रगति के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बीते दिनों रूस में हुई द्विपक्षीय वार्ता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे देपसांग और डेमचोक में टकराव खत्म करते हुए भारत और चीन ने सैनिकों को पीछे हटाने के बाद पेट्रोलिंग की शुरुआत कर दी है। LAC के करीब 4.5 साल तक भारत और चीन के बीच तनाव के बाद पेट्रोलिंग की बहाली LAC पर गतिरोध खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कारण भारतीय सेना का शुरू से यह कहना था कि अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति पूर्वी लद्दाख के इन दोनों क्षेत्रों में सुनिश्चित करना समझौते की बुनियाद होगा। 2020 में भारत चीन के सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद से तनाव बना हुआ था। आखिरकार चीन को भारत की बात माननी पड़ी और अब इस क्षेत्र में मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो गई है। इन दोनों जगहों से दोनों देशों की सेनाओं ने अस्थायी ढांचे, टैंक और साजो सामान आदि हटा लिया है। भारत चीन के बीच लद्दाख में LAC को लेकर जो सहमति समझौता हुआ है उसके क्या मायने हैं। मुद्दा आपका में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर BR दीपक जी मेरे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। दीपक जी प्रोफेसर हैं सेंटर ऑफ चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। आपका स्वागत है बहुत बहुत। साथ ही हम बात करेंगे पूर्व राजदूत सुरेश कुमार गोयल जी से। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत सुरेश जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा रक्षा संबंधों का है, भारत की सुरक्षा का है, भारत चीन संबंधों का है। और पूर्वी लद्दाख में जिस प्रकार से सीमा पर हम बदलाव देख रहे हैं, दोनों देशों के रिश्तों को मधुर होते देख रहे हैं, सेनाएं मिठाइयां बांट रही हैं आपस में, आप कैसे देखते हैं, क्या मायने हैं इस समझौते के? देखिए, इससे पहले 2020 में जब ये जो सिचुएशन में बदलाव आया था, उसके बाद से हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने लगातार कहा है कि हमारे जो संबंध अच्छे होंगे वो डिपेंड करेंगे कि चाइना जो हमारे आपस के एग्रीमेंट्स हैं, जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनका पालन करे। जो बॉर्डर एरिया में जहां पर उन्होंने ये सिचुएशन को बदला है वो अप्रैल 2020 का स्टेटस को लागू करें और फिर हम उसके बाद अपने जो संबंध हैं उनको रेस्टोर करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। जी, बात बिल्कुल साफ कही थी हमारे विदेश मंत्री ने और मैं जो कहूंगा मैं उसी नजरिए से बात को कहूंगा। तो अभी जो ये कदम उठाया गया है और कहा गया है, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे विदेश सचिव ने भी कहा था कदान में, उसके बाद में काफी इसके बारे में वक्तव्य हो चुके हैं कि अब जो है अप्रैल 2020 वाली स्थिति को रेस्टोर कर दिया गया है, इंक्लूडिंग ग्रेजिंग राइट्स, कि वहां पर जो पहले ग्रेजिंग के लिए जाया करते थे वो भी ग्रेजिंग कर पाएंगे। बड़ा अहम कदम है ये और बहुत खुश करने वाली खबर है ये। तो मैं इसको वेलकम करूंगा। मैं कहूंगा कि हाँ, हमारे संबंधों को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए की तो नहीं कहूंगा, कम से कम एक जो दिशा में होने चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि चाइना हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर नेबरिंग कंट्री है जी। एशिया के दो बड़े देश हैं, तो उन दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे होना खाली एशिया के लिए नहीं, विश्व के लिए भी काफी अहम है। तो मैं कहूंगा अच्छा कदम है ये और मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि चीन के साथ में मैं काम कर चुका हूं, वहां रह भी चुका हूं और थोड़ा बहुत इस तरह से जो चीन के जो एटीट्यूड है, जो उनका सोचने का तरीका है, वो जानते हुए मैं ये कहूंगा कि हमें इस कदम का स्वागत करना चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन कभी भी हमें अगर ये इस मुगालते में रहे कि आगे चीन फिर कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, तो ये थोड़ा सा हम अपने आप को गलती में डाल देंगे। ये तो स्वागत करें, कदम उठाएं, सब करें, लेकिन सावधान रहें।
जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, सावधानी जरूरी है। दीपक जी, आप कैसे देखते हैं, अभी हाल ही में आप चीन से लौटे हैं, अगर मैं खास तौर से देपसांग और डेमचौक की बात मैं करूं, इन दोनों क्षेत्रों से चीनी सेना का पीछे हटना, अस्थायी जो निर्माण चीनी सेना ने किया था, टेंट लगाए थे, जो साजो सामान था उसको हटाना, मिठाइयों का आदान प्रदान, आप कैसे देखते हैं, क्या संकेत है इसका, क्या मायने हैं इसके? मैं गोयल जी से सहमत हूँ, जो इन्होंने बातें उठाई। जी मुझे लगता है कि सैन्य दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और ख़ास करके जिस तरह से हमने पिछले लगभग 5 वर्षों में, 4.5 वर्षों में जी चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, जो WMCC की कई वार्ताएं हुई, फिर जो कॉप्स कमांडर लेवल में इतनी मीटिंग हुई चीनियों के साथ, तो उसमें हमने अपना पक्ष सीधा सीधा रखा है और उसको बड़े कठोर ढंग से, सामरिक ढंग से उसको चीनी जो कमांडर्स हैं या फिर जो राजनेता हैं उनके सामने रखा है कि भाई आपने घुसपैठ की है, आपने जो यथास्थिति थी अप्रैल 2020 के पहले की उसको बदला है, तो इसीलिए जो पूर्वी लद्दाख है वहाँ से आपको पीछे हटना पड़ेगा। जी तो उन्होंने जो बाई जंक्शन में अपने टेंट लगाए थे, वहाँ से हमें आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमने तो चीनियों ने जब घुसपैठ की उसके बाद अपनी सेना भेजी है वहाँ पर, हमने तो पहले सेना नहीं भेजी है। तो इसलिए चीन का वहाँ से पीछे हटना, और ख़ास करके जो पेट्रोलिंग पॉइंट 10 हो गया, 11 हो गया, 11A हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, तो इसमें अब हम कम से कम जो हमारा लगभग 970 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, तो उसमें हम गश्त अपनी बहाल कर दी है। और जैसा कि रिपोर्ट्स में भी आया है, और जिस तरह से मैं अभी चीन से वापस आया हूँ, चीन के जो अखबार हैं, पार्टी के अखबार हैं, खैर वहाँ तो सब कुछ पार्टी के अखबार हैं, लेकिन पार्टी के अखबारों में भी जो समझौता हुआ है राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, उसकी काफ़ी सराहना की है और इसको काफ़ी सकारात्मक ठहराया है। और कहते हैं कि भारत और चीन दोनों बड़े पड़ोसी मुल्क हैं, एक दूसरे को हटाया नहीं जा सकता यहाँ से, तो इसलिए जो रिश्ते हैं वो सुधारने चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये तो देपसंग का मामला है, और ख़ास करके जो डेमचौक में भी वो भी लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है, उसमें भी 2 जगह पर और हमें जो गश्त करने का जो गश्त हमने बहाल की है, तो उसको भी हम बहुत अहम कदम मानते हैं सैन्य दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से। हालांकि चीन भी इन इलाके हैं इसमें गश्त करेगा, लेकिन 2020 के बाद गालवान के बीच वो तो बिल्कुल बंद हो गया था जी। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि जो ये समझौता है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फिर जो दूसरे क्षेत्र हैं, जैसे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी बोलते आए हैं कि एक बार जो शांति बहाल अगर होती है बॉर्डर पर, तो दूसरे जो क्षेत्रों में जो आदान प्रदान है चीन के साथ, वो धीरे धीरे बहाल हो सकता है। लेकिन जैसे गोयल जी ने कहा, तो हमें सावधानी की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, लेकिन एक दीपक जी, एक उम्मीद की किरण है कि जिस तरह से दोनों देशों ने, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति ने जिस प्रकार से एक सकारात्मक वातावरण बनाया है, दोनों देशों के संबंधों को मधुर करने की जो एक प्रयास शुरू किया है, एक कदम जो आगे बढ़ा, उससे उम्मीद की जा सकती है कि जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। लेकिन गोयल साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आमतौर पर यह देखा जाता है कि चीन की जो सोच है वो विस्तारवादी है। दूसरा, चीन अगर आगे बढ़ गया तो पीछे मुश्किल से हटता है, लेकिन पहली बार चीन पीछे हटता नजर आ रहा है। भारत जो जिस बात की मांग कर रहा था, भारत की सेना जो बात कह रही थी, वही बात चीन ने मानी है। आप कैसे देखते हैं, क्या भारत सरकार का अपनी बात पर अड़े रहना काम कर गया? भारतीय सेना का जो रुख था, कड़ा रुख रहा, उसे चीन ने माना? देखिए, ऐसा है कि अगर चीन से हमको अपनी बातें मनवानी है, चाहे वो लेजिटिमेट हो
कि कैसे कि हमारी जाते ज्यादातर जो मांगे होती हैं वो लेजिटिमेट होती हैं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो चीन से हमको बातों में के रुख में जी कड़ापन तो लाना ही पड़ता है, जितना बोलना पड़ता है। और मेरे को खुशी है कि इस बार हमारी जो साइड है, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों ही टीमों ने एक कड़ा रुख अपना करके इस स्थिति को बहाल करने की कोशिश की और काफी हद तक बहाल हो भी गई है। थोड़ा सा मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि चीनी सेना पीछे हटी हो। जी सुंदरम चू में भी ऐसा हुआ है कि वहां पर वो आगे बढ़ाए थे, फिर पीछे हटे। भूटान में भी जब ये हुआ था, वहां पर भी डोकलाम में वो पीछे हटे थोड़ा सा। बात देखिए, बात ये है कि चीन से हमको जो अपनी बातचीत करनी है, हमें कभी ये नहीं करना चाहिए कि वो नीचे हैं या हम नीचे हैं, या हमारे हित बराबरी के होने चाहिए। जी ये 1996 में भी जब एग्रीमेंट हुआ था, हमने उसमें ये कहा था कि हमको अपनी सिक्योरिटी में जो क्राइटेरियन है, म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी, वो रखनी चाहिए, ताकि कहीं ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, दोनों की सिक्योरिटी बराबर है। तो अगर चीन ये प्रिंसिपल मान करके पीछे हटा है तो ये बड़ी खुशी की बात है। और मुझे उम्मीद ये है, मैं चाहता हूं कि जिस तरह यहाँ पर ये डेप्सांग और डेमचौक में थोड़ा पीछे हटे हैं, उसी तरह से बाकी जो एरियाज हैं वहां भी पीछे हटने को तैयार होंगे। जैसे बफर एरियाज हैं गलवान वैली में या पांगोंग लेक में, उन्होंने बफर एरियाज की बात करी थी। अब ये बफर एरियाज में क्या होगा, कैसे होगा? जी मैं एक कहावत है, अंग्रेजी में बोलते हैं, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो डिटेल्स की बात को करना बहुत जरूरी है। खास तौर पर चीनी लोग वो जब बात करते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, ये कहाँ, ये सब पहले लाना चाहिए, बड़े बड़े केयरफुल होते हैं और बड़े बहुत क्या कहते हैं कि चतुर होते हैं ये। तो हमें भी वैसी चतुरता दिखानी पड़ेगी, ताकि हम एक मैक्रो पिक्चर को लेकर के डिटेल्स में वो ना गवा दें जो हमने हासिल किया है। जी। मैं खाली इतना कह रहा हूं कि हमें आगे बढ़ना है, एक एक कदम आगे बढ़ना है, और कहीं पर भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो उसको देखते हुए मैं ये कहूंगा कि जैसे अब कहा है कि हाँ, उन्होंने पेट्रोलिंग के लिए कहा है कि हम जैसे पहले पेट्रोलिंग करते रहेंगे। पेट्रोलिंग करने के लिए हमारी जो फौजें कहां से आगे जाएंगी, जी उनकी फौजें कहां से आगे जाएंगी? हमारे लिए अगर कभी कभी ऐसा होता है कि फिर उन्होंने समझौतों का उल्लंघन किया, तो क्या हमारी सेना, हमारी फौजें जिस सिचुएशन को खाली करके आई हैं वहां तक जाने में कामयाब होंगी उतनी ही जल्दी? क्या रहेगा वहां का इसको? तो ये चीजें डिटेल्स की बातें हैं, ये सोचनी पड़ेंगी। लेकिन डिटेल्स की बात करते करते हमें एक कदम जो उठाया है, जो सफलता मिली है, वो वाकई में सेलिब्रेटरी है। सेलिब्रेशंस के जो पटाखों के जोर में हम जो है ये ना सोचे कि भाई ये पटाखे छूट गए जी। हैं, बाकी सब चंगा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो बात आप सुरेश जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दीपक जी, कई मंचों से उन्होंने इस बात को कहा कि हम चीन के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, सीमा पर शांति चाहते हैं, लेकिन शांति और सद्भाव की अगर भारत बात करता है तो उसको कमजोरी भारत की ना समझा जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी बार बार चेतावनी चीन को भी दी, जब ऐसा मौका आया, गलवान घाटी जब हुई तब ये चेतावनी भी दी कि भारत बराबरी से बात करेगा, अपनी 1 इंच जमीन किसी को नहीं देगा। मैं ये जानना समझना चाहता हूं आपसे, अगर 3 बातें मैं मोटे तौर पे देखता हूं कि क्या ये भारत सरकार की जो कूटनीतिक मजबूती रही, जिस तरह भारत सरकार डटी रही, सेना अड़ी रही कि अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, अपनी जगह वापस लेके रहेंगे, और तीसरा मुद्दा एक कि जिस तरह से सीमावर्ती क्षेत्र में भारत ने पिछले दिनों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, क्या ये 3 बातों का प्रभाव भी चीन पर पड़ा कि भाई भारत वो वाला भारत नहीं है, एक मजबूत भारत है, आर्थिक शक्ति भारत है? इन पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, जहाँ तक जो कूटनीति की दृढ़ता है उसकी बात है, मुझे लगता है ज़रूर हमने वो दृढ़ता दिखाई और उसको बिल्कुल चीन के सामने रखा है, हर स्तर पर रखा है, जैसे हमने चर्चा भी की है। और इसका सीधा सीधा असर इस बात से होता है कि जब हमने 370 कश्मीर से हटाया तो चीन बहुत चिलमिला उठा था। और इनफैक्ट जो चीनी विद्वान हैं, अखबारों में तो नहीं कहते हैं लेकिन आपस में चर्चा में ये कहते हैं कि जो मेन मुद्दा था चीनी घुसपैठ का वो था 370 को हटाना।
जी। और दूसरा था कि जो भारत सुरक्षा की दृष्टि से अमेरिका के समीप जा रहा है, वो दूसरा ये बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट है उस पे हमने कामयाबी हासिल की है, जो बफर जोन है जिसकी गोयल जी अभी चर्चा कर रहे थे, वो अभी आगे का चर्चा का विषय होगा। जिस तरह से चाहे गालवान हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, पानकुंग लेक हो, तो इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर का हमने अच्छा किया है, हालांकि मैं थोड़ा सावधानी से इधर बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से जो हमारे प्रोजेक्ट पूरे होने चाहिए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और ये भारत सरकार ने भी कहा है कि 2020 तक केवल जो 60 हमारे जो बॉर्डर एरिया में जो प्रोजेक्ट है उसके सिर्फ 75% पूरे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, चाहे वो पूर्वी लद्दाख का एरिया हो, चाहे वो जो अरुणाचल का एरिया हो, जैसे जो सेला टनल का प्रधानमंत्री जी ने खुद शिलान्यास किया, जो अभी हिमाचल में पीछे गर्मियों में श्रृंखला जो लाहौल स्पीति को लेह से जोड़ती है, उस टनल का शिलान्यास किया, तो काफ़ी काम हो रहा है। तो चीन को भी लगा, जब हमने जो दुर्बक शियोक डीओबी की जो सड़क है उसका निर्माण कार्य पूरा है, कि जो LAC के जो एरिया थे, लाइन ऑफ कंट्रोल के जो एरिया, तो वो एक्सेसिबल हो गया हमारे लिए पेट्रोलिंग के लिए। तो इसलिए वो भी तिल मिला उठा कि भारत आगे इसमें बढ़त बना रहा है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखे, और भारत भी जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा तो कहीं ना कहीं तो चीन को कहीं ना कहीं चुभता है ये कि भाई भारत भी हमसे आगे निकल रहा है। क्योंकि जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है, तो ये तो हमें मानना चाहिए कि चीन हमसे आर्थिक स्थिति में काफ़ी आगे है। उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है हमसे 3-4 गुना बड़ी है। और लेकिन आज के परिवेश में जो चीन, जिस तरह की जो उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल हो रही है, उसकी इकोनॉमिक्स जो कह सकते जो आर्थिक दर है वो गिर रही है, और भारत की जो आर्थिक दर है लगातार बढ़ती जा रही है, 6 से लेकर के 7 तक बढ़ रही है। तो इससे भी चीन चाहता है कि नहीं, भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि भारत में बड़ी अच्छी कह सकते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए हैं। तो इस दृष्टि से भी जो चीन के अखबार हैं उसको समझौते को देखते हैं। जी, जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं उसके चलते भी जिस तरह से भारत की एक मजबूत आर्थिक प्रेजेंस हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखते हैं, कूटनीतिक दृष्टि से पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से सेना मजबूत हुई है, साजो सामान के साथ, हथियारों के साथ, आत्मरक्षा के क्षेत्र में भारत तेजी के साथ आके बढ़ा है, आर्थिक संपन्नता देश की बड़ी है। गोयल साहब, अगर इन सब बातों को हम देखते हैं, मुद्दों को देखते हैं, तो एक परसेप्शन की जो एक भूमिका होती है कि अगर कोई देश कमजोर समझे किसी को तब वो चढ़ता है या अपनी हेकड़ी दिखाता है, अकड़ दिखाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो परिवर्तन आया है वैश्विक दृष्टि से, भारत की स्थिति में, आर्थिक दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से, इन पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चीन जो अपनी हेकड़ी दिखाता है, अब वो चीन हेकड़ी दिखाता है कि भारत भी उसके जैसा आर्थिक स्थिति पर या सामरिक तौर पर उसके जैसा मजबूत जैसा देश नहीं होना चाहिए जी। तो जितना वो भारत को कमजोर रखे या दबा के रखे वो उनके अपने हित में होगा। ये एक साफ साफ सी बात मैं कह रहा हूं। तो हमें इस बात के ऊपर गौर करना है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति जैसा कि हो रहा है अब, और जो हम अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत रखें ताकि चीन हमको ये और आगे दबाने की कोशिश ना करे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी दीपक साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है बॉर्डर एरियाज में जी। उसकी वजह से चीन को लग रहा है कि हम उसके बराबर हो जाएंगे। अब एक खबर मैंने पढ़ी, कितनी सही है कितनी सही नहीं है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारी जो टनल बोरिंग मशीन्स हैं वो जर्मनी से आती है जी। और इन टनल बोरिंग मशीन्स के कुछ हिस्से वो चीन में बनते हैं। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जर्मनी कंपनी से है टनल बोरिंग मशीन सप्लाई करने के लिए, लेकिन चीन जो हिस्से चीन में बनते हैं वो सप्लाई करने में दिक्कतें खड़ी कर रहा है ताकि वो टनल बोरिंग मशीन हमारे साथ
नहीं पहुंच पाए। जी। तो हमको ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर सावधान रहना होगा, ताकि जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, उनके ऊपर इस तरह की रुकावटें ना आने पाए, या हम उनको ओवरकम कर। तो मेरा कहने का मतलब खाली ये है कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति को आगे मजबूत करना होगा। निश्चित ही दर ज्यादा है, लेकिन अभी भी हम चीज से काफी नीचे हैं। एक तो ये। जी। दूसरी चीज ये है कि उसका भी दीपक साहब ने जिक्र किया था कि चीन हमको एक तरह से उसने अमेरिकन कैंप में देखना शुरू कर दिया है कि हम अमेरिका के साथ में हैं, और ये उसके लिए खतरा साबित हो सकता है ये। तो हमें और मैं समझता हूं कि इस नजरिए से हमने जो एक कदम उठाया है कि रशिया से भी हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। ब्रिक्स की बात करते हैं हम, जी। मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि इससे जो चीन हमको खाली एक अमेरिकन खेमे में देखता है, मैं उम्मीद रखता हूं कि उसका ये नजरिया बदलेगा। क्योंकि अगर वो चीन हमको अमेरिकन खेमे में देखेगा, उसका रुख और हमारे लिए खराब हो सकता है। जी। जी बिल्कुल दीपक जी, लेकिन बात अगर हम पूर्वी लद्दाख से आगे की करें, क्योंकि चीन का जो रवैया पूर्व के वर्षों में रहा है, हालांकि मैं पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से दोनों देशों के नेताओं ने एक सकारात्मक वातावरण बनाया है, वो एक पॉजिटिव पहल मैं कहूँगा शांति और सद्भाव की दृष्टि से। लेकिन चीन का जो पूर्व का इतिहास रहा है, जिसकी तरफ आप दोनों बार बार सावधानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और मैं भी इसको उचित मानता हूं कि सावधानी जरूर बरतनी चाहिए रक्षा के मामलों में, कूटनीति के स्तर पर। लेकिन जो हमारी करीब 3000 से ज़्यादा किलोमीटर की सीमाएं लगती हैं चीन से अलग अलग प्रदेशों में, और चीन जिस प्रकार से अलग अलग तरह से कभी कभी घुसपैठ करके सवाल मुद्दे खड़े करता रहा है, आप कैसे देखते हैं आगे इस वातावरण का किस तरह से समाधान और बेहतर हो सकता है, दोनों देशों के संबंधों को और मधुर बना सकता है? चीन के लिए भारत के साथ मधुर संबंधों का क्या महत्व है इस समय? देखिए, चीन ये समझता है कि जो भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, और चीन सबसे बड़ा व्यापारी देश है दुनिया का। 140 देशों का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चीन अभी, और इस दृष्टि से वो भारत के साथ मधुर संबंध बनाना चाहता है। और भारत की जो कंजम्पशन है, और भारत में जो कह सकते हैं कि जो चीनी उत्पाद है उसकी खपत है, उसके लेकर के, क्योंकि हम देखते हैं कि हालांकि बॉर्डर में तो बहुत गर्मा गर्मी थी, लेकिन जो व्यापार था वो काफ़ी बढ़ता चला गया है जी। और उसमें देखते हैं कि 2020 से लेकर के अभी तक 50% का 56% का उछाल आया है। और बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे हैं कि हम चीन की जो सप्लाई चेन्स हैं उसके बगैर नहीं रह पाते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल की बात करें, APIs 80% के आसपास वो चीन से आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी पूरी की पूरी अभी थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि एक समय ऐसा था कि 62% होती थी, तो अब 49 के आसपास रह गई है। तो चीन जानता है कि भारत अपनी सप्लाई चेन्स बना रहा है, और हमारे लिए जो परिस्थितियां हैं, खास करके जो ग्लोबल जो सर्कमस्टांसिस हैं, वो हमारे पक्ष में अभी। तो इसीलिए जैसे गोयल साहब बोल रहे थे कि हमें इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठा करके, और फ़ायदा उठा भी रहे हैं। जिस तरह से चीन पहले हम पर नीचा देखता कि ये जो आईफोन्स है वो बना नहीं सकता, चीन पर दबदबा है उसका, लेकिन पिछले 3 वर्षों में हमने विश्व का जो परसेंटेज है उसमें लगभग 25% के आसपास होने वाला है। तो ये भी चीन जानता है कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, और इस पर दुनिया की सारी नज़रें भारत पर टिकी हुई है। यहाँ तक कि चीन से काफ़ी सारे जो कारखाने हैं, निवेश होता था, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा उठाने से अगर आर्थिक स्थिति में हम उनकी बराबरी में आ जाते हैं, तो फिर जो सैन्य शक्ति हमारी वो भी उतनी ही ज़बरदस्त होगी। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि हम सेना पर उतना खर्च नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे सिर्फ 1.9% जो हमारा GDP का परसेंटेज है, तो उस पर हम खर्च कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि जैसा चीन ने पिछले 20-30 दशकों में अमेरिका के साथ बर्ताव किया, जापान के साथ बर्ताव किया,
हमें भी चीन के साथ और दूसरे तमाम देशों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए ताकि अपनी जो शक्ति है, अपनी समृद्धि है, उसको एक ऊंचे स्तर पर ले जाएं। और फिर मुझे लगता है कि जिस तरह से जो बॉर्डर का मामला है वो काफ़ी बैकबर्न में चला जाएगा और दोनों देशों के जो उज्जवल भविष्य है कि उसकी बात की जा सकती है। जी गोयल जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है और इसी मुद्दे पर है, क्योंकि भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, अलग अलग प्रांतों से सीमा लगती है और कई बार पूर्व में विवाद उठते रहे हैं। आगे जो पूर्वी लद्दाख से सकारात्मक पॉजिटिव एक संदेश निकला है मधुर संबंधों का, मिठाइयों के आदान प्रदान का, ये और रिश्तों को बेहतर कैसे कर सकता है? क्या चीन को और बेहतर पहल करनी होगी? दीपक जी, ये आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसके लिए मैं दो चीजें कहूंगा। पहली बात तो हम अगर ये उम्मीद रखें कि शॉर्ट टर्म में या नियर फ्यूचर में हमारे चीन से जो सीमा विवाद है इसका कोई हल निकलेगा या सॉल्यूशन निकलेगा, उसकी मेरे को उम्मीद बहुत कम है जी। उसके लिए दो वजह हैं। एक तो अभी तक चीन ने एलएसी को भी क्लैरिफाई करने के लिए कि एलएसी कहाँ से निकलती है उसको मार्क करने के लिए नक्शे पर या जमीन पर कोई कदम नहीं उठाया है। हमेशा बहस होती है ये। तो एक तो चीन का रवैया भी ये है कि जो बॉर्डर इशू को अगर रखा जाए, बरकरार रखा जाए, अलाइव रखा जाए, तो वो समझता है कि ये एक प्रेशर पॉइंट हमारे ऊपर रहेगा। तो हमें इसकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें सावधानी यहाँ पर बॉर्डर पर बनाए रखनी होगी आगे भी और काफी आगे तक। तो हमारे जो मिलिट्री कमांडर से बातचीत करते रहे, विजिलेंट रहे, एक तो ये। लेकिन उसका मतलब कि तरीका क्या है, क्योंकि रिश्ते तो हमको अच्छे रखने ही है, मधुर हो या बैलेंस्ड हो, जो भी है। तो मैं उसमें कहूंगा कि चीन से हमको इकोनॉमिकली और व्यापार के तौर पर और ज्यादा इंगेज करना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस मामले में कि 1990s में या 1980s में जब चीन की इकोनॉमी ने ग्रो करना शुरू किया था, उनका मॉडल बड़ा सिंपल था, टेढ़ा भी था लेकिन सिंपल भी था। उन्होंने चीन की बड़ी मार्केट का फायदा उठा करके और ये कि चीन जो है वहां से का माल को अपनी सप्लाई चेन के जरिए आगे विश्व में एक्सपोर्ट करेगा। आसियान में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, अफ्रीका तो बाद में आया है, साउथ एशिया में है, एक्सपोर्ट करेगा। तो एक अमेरिकन कंपनीज को बड़ी मार्केट मिली इन्वेस्ट करने के लिए, और इन्वेस्ट करने के बाद में उनको अब ये लगता है कि वो चीन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अभी भी अमेरिका के पेपरों में ये बहस होती है कि आप कहते हैं कि हम चीन से अपनी इन्वेस्टमेंट डालें, लेकिन हमको नुकसान हो रहा है। आईफोन को भारत पहुंचने में कितना वक्त लगा, तो आप खुद सोच सकते हैं। तो अगर हम भी, और ये हो सकता है मेरे ख्याल से, चीन इन्वेस्ट करे इंडिया में और चीन की इकोनॉमी अगर इस इन्वेस्टमेंट के जरिए एक भारत सरकार की इकोनॉमी से ऐसी इंटरलिंक्ड हो जाए कि संबंध खराब होने पर उनको भी लगे कि हमारा नुकसान होगा, तो मेरे ख्याल है वो एक रास्ता है जिससे हम संबंध आगे बढ़ा भी सकते हैं जी, और अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी कर सकते हैं। जी जी जाहिर सी बात है, वैश्विक स्थितियों में जिस प्रकार से भारत की शक्ति बढ़ी है, आर्थिक रूप से भारत संपन्न हो रहा है, तीव्र गति से भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, रक्षा के क्षेत्र में भारत मजबूत हुआ है। जाहिर तौर पर यह मजबूती जो है वो चीन और भारत के संबंधों को एक नया आयाम देगी। दीपक जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.